डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि भाई फ्रिक्शन क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, उनके अलग अलग टाइप्स के बारे में हम पढ़ेंगे और फ्रिक्शन के लॉज कौन कौन से होते हैं वो हम पढ़ेंगे और इसमें एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन के द्वारा कैसे हम उन लॉज को वेरीफाई कर सकते हैं वो सब हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आज का जो टॉपिक है हमारा फ्रिक्शन एंड डायनामिक ऑफ सर्कुलर मोशन, फ्रिक्शन एंड डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। तो इस चैप्टर में जो हमारे टॉपिक हैं वो हैं फ्रिक्शन, ओरिजिन ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, कॉज ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन इज ए सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ स्लाइडिंग, acceleration of a body rolling down a rough inclined plane, work done in a moving body over a rough horizontal surface, work done in moving a body up a rough inclined plane, friction is a necessary evil, methods of changing friction, dynamics of uniform circular motion, concept of centripetal force, centrifugal force, rounding a level curved road, banking of roads, bending of a cyclist, dynamics of non-uniform circular motion and practical application of motion in a vertical circle। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है फ्रिक्शन। ठीक है कि फ्रिक्शन क्या होता है। तो हमें पता है कि जब भी कोई एक सरफेस दूसरे सरफेस पे मूव करने की कोशिश करता है तो आपका फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप होता है और जो फ्रिक्शनल फोर्स है हमारा मोशन को अपोज करने की कोशिश करता है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू द न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ए बॉडी मूविंग यूनिफॉर्मली मूव अलोंग ए स्ट्रेट लाइन और कंटिन्यू टू डू सो अनलेस एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ ने क्या कहा था कि कोई भी बॉडी अगर किसी भी बॉडी पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है, किसी भी बॉडी पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा, तब तक वो बॉडी अगर आपकी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहती है और अगर वो यूनिफॉर्मली स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो वो यूनिफॉर्मली स्ट्रेट लाइन में ही मूव करती रहेगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। तो प्रैक्टिस में भी हम ये सब चीज़ें देखते हैं कि ए बॉल रोलिंग ओवर द फ्लोर स्टॉप्स आफ्टर सम टाइम। ठीक है कि अगर हमारे कोई भी बॉल है उसको हमने किक किया है तो वो फुटबॉल है मान लो, उसको हमने किक किया है तो वो आपकी ग्राउंड में रोल करती है और कुछ टाइम के बाद वो आपकी रुक जाती है, वो आपकी स्टॉप हो जाती है। ठीक है। सिमिलरली व्हेन वी स्टॉप पैडलिंग आवर बाइसिकल कम्स टू रेस्ट आफ्टर ट्रैवलिंग ए सर्टेन डिस्टेंस। कि अगर हम बाइसिकल चला रहे हैं और हम उसमें पैडल मारना बंद कर दें, पैडल को मारना बंद कर दें या पैडल चलाना बंद कर दें तो जो हमारी साइकिल है वो कुछ टाइम के बाद अपने आप ही रुक जाती है, रेस्ट पोजीशन में आ जाती है। ठीक है। अगेन व्हेन वी स्विच ऑफ द इंजन ऑफ आवर कार दैट विल कम इनटू रेस्ट आफ्टर ट्रैवलिंग सम टाइम। तो अगर हम अपनी कार के इंजन को बंद कर देते हैं तो वो भी थोड़ा डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद जो है आपकी रुक जाती है। इसका मतलब क्या है कि देयर इज़ सम इनविजिबल फोर्स दैट अपोजेज द मोशन ऑफ वन बॉडी ओवर द अदर बॉडी। इसका मतलब क्या है कि कोई ना कोई फोर्स ऐसा है जो उनके मोशन को रोकने की कोशिश करता है, उनके मोशन को अपोज करने की कोशिश करता है और वही मोशन कौन सा है आपका, दैट अपोजिंग फोर्स इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो ऐसा फोर्स जो कि अगर आपकी बॉडी इस डायरेक्शन में चल रही है यानी कि अप्लाइड फोर्स आपका इस डायरेक्शन में है तो जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो हमेशा अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ठीक है। तो ये कब होता है कि जब दो बॉडीज़ एक दूसरे के सरफेस के ऊपर मूव करने की कोशिश करती हैं। अगेन व्हेन वी अप्लाई ए स्मॉल फोर्स ऑन ए ब्लॉक इट डज नॉट मूव। ठीक है। तो जैसे हम किसी भी ब्लॉक पे फोर्स लगा के उसे चलाने की कोशिश करते हैं तो वो ब्लॉक हमारा नहीं चलता है। ठीक है। जैसे कि इसमें ये बताया गया आपको कि जैसे ये कोई ब्लॉक है आपका, अगर आप इसको चलाने के लिए इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, और फोर्स लगा रहे हो आप, ठीक है, और आपने जो है 2 न्यूटन का फोर्स लगाया मान लो इसको चलाने के लिए और ये आपका नहीं चला है तो इसका मतलब कोई ना कोई फोर्स इसको लेफ़्ट डायरेक्शन में इसको बैलेंस कर रहा है। तो वो फोर्स आपका कौन सा होगा, दैट विल बी द फ्रिक्शनल फोर्स।
तो वो फोर्स आपका फ्रिक्शनल फोर्स होगा, जो कि डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे लगता है। इसका मतलब जो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू होगी वो भी कितनी होगी, आपकी 2 न्यूटन की होगी, जो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू यहाँ पे लगेगी। ठीक है, तो इसका मतलब जो फोर्स आपने लगाया है, 2 न्यूटन का जो फोर्स लगाया है, उतने न्यूटन का फोर्स लगाने के बाद भी आपका ऑब्जेक्ट नहीं चल रहा है, इसका मतलब कोई फोर्स है जो उसको लेफ़्ट साइड में बैलेंस कर रहा है। तो वो फोर्स कौन सा है आपका, वो फोर्स आपका फ्रिक्शनल फोर्स है, जिसको हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी कहते हैं। तो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपकी अप्लाइड फोर्स को बैलेंस करने की कोशिश करता है। तो ये इसमें डेफिनेशन लिखी हुई है, फ्रिक्शन इज एन अपोजिंग फोर्स। ठीक है, तो फ्रिक्शन इज एन अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इन टू प्ले व्हेन वन बॉडी एक्चुअली मूव्स ओवर द सरफेस ऑफ अदर बॉडी। तो जब एक बॉडी दूसरे बॉडी के सरफेस पे मूव करने की कोशिश करती है, ठीक है, मूव करने की कोशिश करती है या रोल करने की कोशिश करती है, तो अपोजिंग फोर्स जो होता है उसको हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है, तो फ्रिक्शन जो होता है आपका एक अपोजिंग फोर्स होता है, जो कब आता है आपका, कब रोल में आता है, जब एक बॉडी दूसरे बॉडी के सरफेस पे स्लाइड करती है, चलने की कोशिश करती है, या फिर रोल ओवर करने की कोशिश करती है। ठीक है, तो फ्रिक्शनल फोर्स इज द अपोजिंग फोर्स विच कम्स इन टू प्ले व्हेन वन बॉडी एक्चुअली ट्राइज टू मूव ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी। जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के सरफेस पे मूव करने की कोशिश करती है, ठीक है, तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो आपका रोल प्ले करता है। दस द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है, इज द फोर्स, ये आपका फोर्स है, दैट डेवलप्स एट द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टू बॉडीज एंड अपोजेस देयर रिलेटिव मोशन। ठीक है, तो फ्रिक्शनल फोर्स आपका एक ऐसा फोर्स होता है जो कहाँ पे डेवलप होता है, एट द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टू बॉडीज़। तो दो बॉडीज़ के सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट पे वो डेवलप होता है और उनके रिलेटिव मोशन को अपोज करने की कोशिश करता है। जैसे कि मान लो ये कोई आपका कोई मान लो ये आपका ग्राउंड है, ठीक है, तो ये आपका ग्राउंड है यहाँ पे, ठीक है, और ये जो बॉल है ये इस पर रोल करने की कोशिश कर रही है। तो आपने जो किक मारी है बॉल को, यानी कि आपने जो बॉल को किक मारी है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मारी है, ठीक है, और इसका जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो हमेशा अलोंग द ग्राउंड होगा। ठीक है, अलोंग द ग्राउंड, फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा वो ग्राउंड के अलोंग होगा। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा कहाँ पे होता है, एट द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टू बॉडीज़। तो दो बॉडीज़ जिस पॉइंट पे कॉन्टैक्ट करती हैं, कॉन्टैक्ट में हैं, उनके सरफेसिस पे वो आपका लाई करता है। जैसे कि मान लो ये पहली बॉडी है, ये मान लो पहली बॉडी है, ठीक है, ये आपकी मान लो पहली बॉडी है ऐसे, और ये दूसरी बॉडी है, ठीक है। तो ये जो है बॉल आपकी मूव करने की कोशिश करती है, तो अगर आप इस पर थोड़ा सा इस डायरेक्शन में फोर्स लगाओ, ये आपका अप्लाइड फोर्स है। ये जो एफ आपने इसको मूव कराने के लिए लगाया है, ये आपका अप्लाइड फोर्स है। तो जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो इनके कॉन्टैक्ट के सरफेस के इनके होगा। तो जहाँ पे ये मूव करने की कोशिश करता है, जहाँ पे ये आपके कॉन्टैक्ट में होते हैं, तो ये दोनों का कॉन्टैक्ट कहाँ पे है, ये दोनों का कॉन्टैक्ट यहाँ पे है, तो जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो इट इज़ ऑलवेज अलोंग द सरफेसिस ऑफ द कॉन्टैक्ट ऑफ टू बॉडीज़। तो दो बॉडीज़ के सरफेसिस जहाँ कॉन्टैक्ट में होते हैं, ठीक है, दो बॉडीज़ के सरफेसिस जहाँ पे कांटेक्ट में होते हैं, वहाँ पे जो आपका फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप होता है और उनके रिलेटिव मोशन को वो अपोज करने की कोशिश करता है। तो इम्पेंडिंग मोशन कौन सा होता है, इम्पेंडिंग मोशन आपका एक ऐसा मोशन होता है कि अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वहाँ पे नहीं होता, अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वहाँ पे नहीं होता तो एक्चुअल में वहाँ पे कोई भी जो मोशन हो सकता था विदाउट फ्रिक्शन। ठीक है, तो अगर यहाँ पे जैसे कि ये कोई ब्लॉक है, इसको चलाने के लिए मान लो आपने 2 न्यूटन का फोर्स लगाया है, ठीक है, तो अगर यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, ठीक है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अगर है तो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसको बैलेंस कर लेगा और ये भी कितना हो जाएगा 2 न्यूटन का। तो इम्पेंडिंग मोशन कौन सा होता है कि अगर ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपका नहीं होता तो ये एक्चुअल में मोशन आपका होता, कि अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं होता और आप इस पर 2 न्यूटन का फोर्स लगाते तो ये एक्चुअली आपका मूव हो जाता। इसी मोशन को हम क्या कहते हैं, इम्पेंडिंग मोशन। तो ऐसा मोशन
कि जो अगर यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होता, वो टेक प्लेस होता मोशन आपका, तो वो उसको हम इम्पेंडिंग मोशन कहते हैं। ओरिजिन ऑफ द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है, कि जो आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन है उसका ओरिजिन क्या होता है कि जो हमारे सरफेसेस हैं वो आपके रेगुलर नहीं होते। तो जो हमारा फ्रिक्शन का जो ओरिजिन है, जो हमारा फ्रिक्शन है वो किस वजह से होता है, उसका ओरिजिन क्या है यहाँ पे। तो अकॉर्डिंग टू द, पहले इसमें ओल्ड व्यू दिया गया है, यहाँ पे आपका ओल्ड व्यू दिया गया है। तो ओल्ड व्यू ने क्या बताया है, ठीक है, तो यहाँ पे जो पुराना वो व्यू है आपका, ओल्ड व्यू है, उसने क्या कहा है कि ए सरफेस विच अपीयर्स वेरी स्मूथ टू द नेक्ड आई, ऐसा सरफेस जो कि काफ़ी स्मूथ अपीयर होता है हमारी आइज़ को, इज़ फाउंड टू हैव मैनी इरेगुलरिटीज़ और द रफनेस व्हेन सीन थ्रू ए पावरफुल माइक्रोस्कोप। दिस इज़ ट्रू थ्रू एवरी सरफेस when two bodies are in contact with each other, the irregularities in the surface of one body get interlocked into the irregularities of the other surface. To move body over the surface of other, these interlocking have to be broken and hence some forces has to be applied. This applied force is a measure of friction between the two surface. तो यहाँ पे जो दिया गया है, इसने कहा है कि अगर जो भी सरफेस होते हैं, जो दो सरफेस एक दूसरे पे मूव करने की कोशिश करते हैं, तो उनके जो सरफेस अगर हम अपनी नेक्ड आई से देखते हैं, अपनी नंगी आंखों से देखते हैं, तो वो हमें सरफेस जो है काफ़ी स्मूथ दिखाई देते हैं। लेकिन ये जो सरफेसेस होते हैं ये स्मूथ नहीं होते। तो यहाँ पे अगर हम इनको पावरफुल माइक्रोस्कोप से देखें तो इनके सरफेस में बहुत सारी इरेगुलरिटी होती है। तो जैसे ये कि ये पहले सरफेस की, ये पहले बॉडी का सरफेस है, तो इसमें भी ये बहुत सारी इरेगुलरिटी होती है। और ऐसे ये दूसरा सरफेस दिया हुआ है, तो दूसरे सरफेस में भी क्या है, ये बहुत सारी इरेगुलरिटीज़ हैं। तो दोनों के जो सरफेस में, पहली ये आपकी पहली बॉडी है, ये फर्स्ट वाली बॉडी, ये पहली बॉडी है, और ये नीचे जो है ये आपकी सेकंड बॉडी है। तो ये दोनों जो है एक दूसरे के ऊपर मूव करने की कोशिश करती हैं। तो इनके जो सरफेसेस होते हैं वो आपके स्मूथ नहीं होते। तो ये पहले सरफेस की बहुत सारी इरेगुलरिटीज़ हो गई, ये दूसरे सरफेस की इरेगुलरिटीज़ हो गई। तो ये दोनों इरेगुलरिटीज़ क्या होती हैं, एक दूसरे में इंटरलॉक हो जाती हैं। जैसे लॉक लग जाता है, तो वैसे ही ये इरेगुलरिटी जो होती हैं एक दूसरे में लॉक हो जाती हैं। तो इसीलिए अगर हम इस बॉडी को इसके ऊपर मूव कराना चाहते हैं या इस बॉडी को इस सरफेस के ऊपर मूव कराना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें एक फ़ोर्स लगाना पड़ेगा, अप्लाइड फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी को ही फिर ये कहते हैं कि हैंस ये जो इरेगुलरिटीज़ होती हैं दोनों की, जो इनकी इरेगुलरिटीज़ हैं दोनों सरफेसेस की, एक दूसरे में क्या हो जाती हैं, एक दूसरे में इंटरलॉक हो जाती हैं। तो इसीलिए एक बॉडी को दूसरे बॉडी के सरफेस पे मूव कराने के लिए इन इरेगुलरिटीज़ को तोड़ना पड़ेगा। इसीलिए हमें एक बॉडी के सरफेस के ऊपर दूसरी बॉडी को मूव कराने के लिए कोई ना कोई फोर्स हमें अप्लाई करना पड़ता है। और जो हमारा अप्लाइड फोर्स होगा, उसी अप्लाइड फोर्स को हम क्या कहते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। जितना फोर्स हमें बॉडी को मूव कराने के लिए लगाना पड़ेगा, वही फोर्स आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बराबर होता है। इसमें फिर इसमें जो हमने ओल्ड व्यू किया है, इसमें आपकी कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं, ठीक है। तो इसमें पहली लिमिटेशन, इसमें कुछ आपकी कमियां हैं। जो हमारा ओल्ड व्यू अभी हमने देखा है कि दोनों सरफेस की जो इरेगुलरिटीज़ होती हैं वो एक दूसरे में इंटरलॉक हो जाती हैं, और एक बॉडी को दूसरी बॉडी के सरफेस से मूव कराने के लिए हमें इरेगुलरिटीज़ को तोड़ना पड़ेगा, इसलिए हमें एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें क्या कमी है, तो इसमें ये कमी है, तो इसमें ये कमी है आपकी कि जो पहला पॉइंट है कि लार्जर द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द सरफेस ग्रेटर वुड बी द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो उसने कहा है कि लार्जर द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द सरफेस, यानी कि दोनों सरफेसेस के बीच का एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट अगर ज़्यादा होगा तो फ्रिक्शनल फोर्स भी आपका ज़्यादा होगा, ठीक है। जैसे कि मान लो अगर ये पहला सरफेस है तो इसका एरिया कम है, और ये दूसरा सरफेस है तो इसका एरिया ज़्यादा है, तो यानी कि इसका जो एरिया ऑफ फ्रिक्शन है वो कम होगा, और क्योंकि इसका एरिया ज़्यादा है तो इसका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब इसमें ये कहा कि जो आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो किस पे डिपेंड करता है, वो एरिया पे डिपेंड करता है। तो अगर ऐसे सरफेस का जिसका एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ज़्यादा है उसका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, और ऐसे सरफेस का जिसका एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कम है उसका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम होगा। लेकिन एक्सपेरिमेंट हमें क्या बताते हैं, तो एक्सपेरिमेंट हमें बताते हैं कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है बिटवीन एनी टू सरफेसेस वो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे डिपेंड नहीं करता है।
ठीक है, तो ये बताया गया यहाँ पे। लार्जर द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, ये इसकी कमी थी। तो ओल्ड व्यू ने क्या बताया कि अगर दोनों एरिया की जो आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो आपका एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे डिपेंड करेगा। अगर एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ज़्यादा है तो फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा है, और अगर एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कम है तो फ्रिक्शन फोर्स कम है। लेकिन एक्सपेरिमेंट से हमने ये प्रूफ किया है कि जो आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो दो सरफेसेस के कॉन्टैक्ट पे डिपेंड नहीं करता। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे डिपेंड नहीं करता, तो ये इसकी कमी थी। ठीक है, तो इसके बाद फिर हम कौन सा व्यू लेके आए, इसके बाद जो है मॉडर्न व्यू लेके आए यहाँ पे। तो मॉडर्न व्यू ने क्या बताया कि जो आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो किसकी वजह से है, इट अराइजेज ऑन द अकाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एटॉमिक एंड मोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू सरफेसेस एट द पॉइंट ऑफ एक्चुअल कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया है कि आपका जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो किस वजह से है, इट इज़ ऑन द अकाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एटॉमिक एंड मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, ये आपका स्ट्रॉन्ग एंड मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है किसके बीच में, बिटवीन द टू सरफेसेस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, एक्चुअल कॉन्टैक्ट, एट द पॉइंट ऑफ एक्चुअल कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो ये क्या बता रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे अगर हम इनको ध्यान से देखें तो इसमें जो पॉइंट ऑफ एक्चुअल कॉन्टैक्ट होंगे तो ये इसमें पहले वाले का ये जो है इसमें ये पहला सरफेस ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, और ये जो नीचे है ये दूसरा सरफेस दिया हुआ है। तो एक्चुअल कॉन्टैक्ट का मतलब क्या होता है, अगर हम पहले का एरिया देखें तो ये पहले का एरिया है, और दूसरे का एरिया देखें तो ये दूसरे का एरिया है। तो इस वाले एरिया पे जो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपका डिपेंड नहीं करता, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो एक्चुअल कांटेक्ट पे डिपेंड करता है, दोनों सरफेसेस का जो एक्चुअल कांटेक्ट है, यानी कि जहाँ पे वो आपके कांटेक्ट में है। तो अगर यहाँ पे देखें तो ये वाला जो पॉइंट है ये आपका एक्चुअल कांटेक्ट का है, ये वाला जो पॉइंट है ये एक्चुअल कांटेक्ट का है, और ये वाला जो पॉइंट है ये एक्चुअल कांटेक्ट का है। तो इनके जो पॉइंट है एक्चुअल कांटेक्ट के, उनके पहले सरफेस के, उस पॉइंट पे पहले सरफेस के मॉलिक्यूल, यानी कि इस पॉइंट पे दोनों सरफेसेस के मॉलिक्यूल में क्या होगा, आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो इस पॉइंट पे भी दोनों सरफेसेस के मॉलिक्यूल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और इस पॉइंट पे भी दोनों सरफेसेस के मॉलिक्यूल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ही आपका क्या होता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है। तो यही इसमें बताया गया है कि मॉडर्न व्यू में बताया गया है कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है वो किसकी वजह से होता है, स्ट्रॉन्ग एटॉमिक एंड मोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। जो मोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होता है, मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू सरफेस एट द पॉइंट ऑफ एक्चुअल कांटेक्ट, यानी कि यहाँ पे अगर पहला सरफेस है और ये दूसरा सरफेस है तो ये इस पॉइंट पे ही कांटेक्ट है। तो जहाँ पे इनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा वहाँ पे पहले सरफेस के मॉलिक्यूल और दूसरे सरफेस के मॉलिक्यूल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, उसकी वजह से यहाँ पे आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये पहला सरफेस है तो मान लो, और ये आपका दूसरा सरफेस है, तो कहाँ कहाँ पे आपका कांटेक्ट हो रहा है, इस पॉइंट के बीच में। ठीक है, तो ये वाले एरिया पे डिपेंड करेगा, सिर्फ ये कांटेक्ट वाले एरिया पे, इस वाले कांटेक्ट ऑफ एरिया पे और इस वाले कांटेक्ट एरिया पे, बाकी के एरिया पे ये डिपेंड नहीं करेगा। इट डिपेंड्स ओनली ऑन द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और इसको हम क्या कहते हैं, एक्चुअल कांटेक्ट भी कहते हैं। तो एक्चुअल कांटेक्ट पे जो दोनों सरफेसेस के मॉलिक्यूल हैं उनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा वो आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का रीज़न होगा। ठीक है, तो इसमें फिर क्या क्या बताया गया है कि जो आपके कांटेक्ट पॉइंट्स होते हैं वहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दोनों सरफेसेस के, वो इतने नज़दीक आ जाते हैं, दे आर सो क्लोज टुगेदर दैट दे आर स्ट्रॉन्ग मॉलिकुलर फोर्सेस ऑफ एडिशन। तो यानी कि इनके बीच में जो स्ट्रॉन्ग मॉलिकुलर फोर्सेस ऑफ एडिशन होगा वो आपका काफ़ी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा होगा, तो इन पॉइंट पे जो प्रेशर आपका लगेगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो आपका प्रेशर लगेगा, प्रेशर की वैल्यू किसके बराबर होती है, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, प्रेशर की वैल्यू होती है आपकी फोर्स अपॉन एरिया। तो एरिया जो है वो बहुत स्मॉल है, तो इस पर लगने वाला जो प्रेशर होगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा। तो यानी कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जहाँ पे है वहाँ पे जो प्रेशर होगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। ठीक है, और इतना ज़्यादा होगा कि उनको हम क्या कह सकते हैं, कोल्ड वेल्डेड। जब वेल्ड का मतलब होता है जोड़ना, तो इसका मतलब वो वाले जो पॉइंट हैं, जैसे वेल्डिंग करके हम दो पॉइंट्स को जोड़ देते हैं,
तो ऐसी वेल्डिंग करके ये 2 पॉइंट्स आपके जुड़ जाएंगे, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं कि आपके वेल्ड हो गए। जैसे वेल्डिंग करते हैं हम कोई भी चीज़ को जोड़ने के लिए, उनको तो हम हीटअप करके वेल्डिंग करते हैं, लेकिन इसको हम क्या कहते हैं, कोल्ड वेल्डिंग। ठीक है, यानी कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ये मॉलिक्यूल्स आपके इतने नज़दीक हैं कि ये आपस में इंटरेक्शन की वजह से आपके जुड़ जाते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं कोल्ड वेल्डेड, यानी कि आपके वेल्ड हो चुके हैं, ये जुड़ चुके हैं आपस में एक दूसरे से। ठीक है, तो इसकी वजह से फिर क्या आएगा, दिस गिव राइज टू द अपोजिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो इसकी वजह से ही ये आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आता है। तो फोर्स ऑफ एडिशन क्या होता है, फोर्स ऑफ एडिशन आपका एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है, जो कि फोर्स ऑफ एडहेसिव फोर्स जो होता है ये आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। तो अलग अलग सब्सटेंसेस के मॉलिक्यूल में अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है तो उसको हम फोर्स ऑफ एडिशन कहते हैं। और अगर कोहेसिव फोर्स आता है आपका, कोहेसिव फोर्स का मतलब, कोहेसिव फोर्स आपका कौन सा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम सब्सटेंस। अगर सेम सब्सटेंस के मॉलिक्यूल में अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा होता है तो उसको हम कोहेसिव फोर्स कहते हैं। और एडहेसिव फोर्स कैसा होता है, अगर अलग अलग सब्सटेंसेस के मॉलिक्यूल में, डिफरेंट टाइप के जो सब्सटेंसेस हैं उनके मॉलिक्यूल में अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है तो उसको हम एडहेसिव फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो इसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन में आपका कौन सा फोर्स है, इसमें आपका एडहेसिव फोर्स है यहाँ पे। तो नेक्स्ट इसमें फिर दिया गया है कि मॉडर्न व्यू ऑफ था आपका, इसने क्या बताया हमारा, इसने बताया कि जो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो हमारा इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कांटेक्ट होगा। ठीक है, तो उसने कहा है कि अगर हम एरिया ऑफ कांटेक्ट को इंक्रीज़ भी करते हैं, तो जो हमारा फोर्स है वो भी हमारा उतनी ही रेशो में इंक्रीज़ होगा, और जो प्रेशर की वैल्यू होगी जो हमारा, वो किसके बराबर होगा, F/A, वो हमारा सेम रहेगा। तो एडहेसिव प्रेशर जो है वो हमारा सेम रहेगा यहाँ पे। ठीक है, तो एडहेसिव प्रेशर की जो वैल्यू आएगी वो हमारी सेम आएगी, इसका मतलब फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा वो हमारा इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कांटेक्ट होगा। इसके बाद जो फ्रिक्शनल फोर्स होते हैं वो आपके 2 टाइप के होते हैं। इसमें नंबर 1 होता है आपका एक्सटर्नल फ्रिक्शन, और नंबर 2 होता है आपका इंटरनल फ्रिक्शन। तो एक्सटर्नल फ्रिक्शन क्या है, एक्सटर्नल फ्रिक्शन which arises when the two bodies in contact with each other try to move, or actual relative motion between the two. The external friction is also called the contact friction, यानी कि जब ये पहली सरफेस पे कोई दूसरी बॉडी जब मूव करने की कोशिश करती है, ठीक है, तो यानी कि किसी भी एक सरफेस के ऊपर जब दूसरी बॉडी मूव करने की कोशिश करती है, ठीक है, तो जो फ्रिक्शन अराइजेज होता है उसको हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल फ्रिक्शन कहते हैं, और इसको हम कॉन्टैक्ट फ्रिक्शन भी कहते हैं, क्योंकि पहली बॉडी और दूसरी बॉडी दोनों के सरफेस क्या है, ये आपके कॉन्टैक्ट में है। तो जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के सरफेस पे एक्चुअल में मूव करती है या करने की कोशिश करती है तो उसको हम एक्सटर्नल फ्रिक्शन कहते हैं। और इंटरनल फ्रिक्शन क्या होगा, इंटरनल फ्रिक्शन विच अराइजेज ऑन द अकाउंट ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन एवरी 2 लेयर्स। ठीक है, तो जैसे लिक्विड है या कोई भी लिक्विड है, तो लिक्विड की जो इतनी सारी लेयर्स होती हैं, ठीक है, तो लिक्विड की जो इतनी सारी लेयर्स हैं, कि भी 2 लेयर्स के बीच में जो आपका फ्रिक्शन होगा उसको हम इंटरनल फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है, और उस इंटरनल फ्रिक्शन को हम विस्कोसिटी भी कहते हैं, कि जो आपके तो इंटरनल फ्रिक्शन जो होता है बिटवीन द 2 लेयर्स ऑफ लिक्विड, तो लिक्विड जैसे कि वाटर है, वाटर की अलग अलग लेयर्स के बीच में जो आपका फ्रिक्शन होता है उसको हम इंटरनल फ्रिक्शन कहते हैं, और उस फ्रिक्शन को का क्या नाम होता है, उसको हम विस्कोसिटी कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका जो एक्सटर्नल फ्रिक्शन होता है वो आपका 3 टाइप्स का होता है। 3 टाइप्स का ये आपका एक्सटर्नल फ्रिक्शन होता है। नंबर 1 इज़ द स्टैटिक फ्रिक्शन, नंबर 2 इज़ द लिमिटिंग फ्रिक्शन, एंड नंबर 3 इज़ द काइनेटिक फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन आपका 3 टाइप्स का है। नंबर 1 स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन आपका 3 टाइप्स का है, स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है यहाँ पे। लेट अस कंसीडर ए ब्लॉक ऑफ वेट mg lying on a horizontal surface. When a body presses against a surface, the surface deforms even it appears to be rigid. The deformed surface pushes the body with a normal force R that is perpendicular to the surface. This is called the normal reaction. तो इसमें ये बताया गया है, ठीक है, तो यहाँ पे ये भी हमारा कोई एक बॉडी है,
ठीक है। ये पहला बॉडी है और ये दूसरी बॉडी है, कोई भी टेबल हो सकती है। तो ये कोई बॉक्स यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। तो इसका जो वेट होगा W इज इक्वल टू mg, तो वो हमेशा आपका वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है। तो ये कौन सा फोर्स है कि जो पहली बॉडी दूसरी बॉडी के सरफेस पे लगा रही है, तो दूसरी बॉडी भी पहली बॉडी के सरफेस पे फोर्स लगाएगी और उसको हम कौन सा फोर्स कहेंगे, रिएक्शन फोर्स। तो ये आपका रिएक्शन फोर्स हो गया और इसका नाम क्या होगा, R, ठीक है। तो ये आपका रिएक्शन फोर्स R हो गया, ठीक है। तो यही आपका रिएक्शन फोर्स आ रहा है। तो यहाँ पे मान लो अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ तो ये पहला सरफेस है आपका, इसके ऊपर आपने ये बॉक्स रखा हुआ है। तो इसका जो वेट होता है, हमेशा हमें पता है कि इसका जो वेट है दैट इज इक्वल टू W इज इक्वल टू mg, वो हमेशा आपका वर्टिकली डाउनवर्ड जाने की कोशिश करता है। तो ये जो वेट है mg, ये जो आपका ये जो मान लो बॉडी A है, इसको हमने बॉडी B पे रखा हुआ है। तो बॉडी A जो है बॉडी B पे फोर्स लगा रही है कितना, W इक्वल टू mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो जो बॉडी B है बॉडी A पे, वो भी क्या करेगी, उस पर रिएक्शन लगाएगी। तो वो रिएक्शन कौन सा होता है, नॉर्मल रिएक्शन R। तो इसको हम क्या कहते हैं, नॉर्मल रिएक्शन R, क्योंकि ये आपके, अगर हम यहाँ पे इसके बीच का एंगल देखें, ये कितना है आपका 90 डिग्री। तो नॉर्मल का मतलब होता है 90 डिग्री। तो हमेशा ये जो रिएक्शन लगती है ये आपकी 90 डिग्री टू द सरफेस होती है। तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि पहली बॉडी ने दूसरी बॉडी के सरफेस पे कितना वेट लगाया, W बराबर mg। तो उसी के ही रिप्लाई में न्यूटन के थर्ड लॉ की वजह से कि जब बॉडी A बॉडी B पे फोर्स लगाएगी तो बॉडी B भी बॉडी A पे फोर्स लगाएगी, उसको हम रिएक्शन बोलेंगे उसका, ठीक है। और ये हमेशा नॉर्मल टू द सरफेस होती है, इसलिए हम इसको नॉर्मल रिएक्शन R बोलते हैं, ठीक है। तो ये नॉर्मल रिएक्शन R की वैल्यू हम यहाँ से देख लेते हैं। तो जो R की वैल्यू होगी वो किसके बराबर है, R इज इक्वल टू mg। तो जो नॉर्मल रिएक्शन है उसकी वैल्यू आपकी mg के बराबर होती है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे इसमें फिर दिया गया है कि ब्लॉक आपका रखा हुआ है और ब्लॉक पे अगर आप यहाँ पे एक फोर्स लगाने की कोशिश करते हो इस डायरेक्शन में और ब्लॉक आपका मूव नहीं करता, इसका मतलब R जो है वो तो आपका mg के बराबर है, ठीक है। और आप अब इस बॉक्स के ऊपर आपके 4 फोर्स लग रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो एक तो ये R आपका ऊपर की तरफ है, एक mg जो है वो आपका नीचे की तरफ है। फिर इसको चलाने के लिए आपने थोड़ा सा फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया है, लेकिन फिर भी ये बॉडी आपकी मूव नहीं कर रही है। इसका मतलब कोई एक फोर्स है जो कि इसको लेफ़्ट साइड में बैलेंस कर रहा है, और वो फोर्स आपका कौन सा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जिसको हम स्मॉल f से लिखते हैं। और ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F होगा ये अप्लाइड फोर्स F के बराबर होगा, ठीक है। तो इसका मतलब जो आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो अप्लाइड फोर्स के बराबर है। और अगर हम इस F की वैल्यू को बढ़ा दें तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स F है इसकी वैल्यू भी बढ़ जाएगी। जैसे कि मान लो हमने पहले कितना फोर्स लगाया, 1 न्यूटन, तब भी ये बॉडी आपकी मूव नहीं की। तो 1 न्यूटन को बैलेंस करने के लिए जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो भी आपका कितना होगा, 1 न्यूटन का होगा। अगर हम फोर्स की वैल्यू को बढ़ा दें, वो उसको हम कर दें 2 न्यूटन, तो इसको बैलेंस करने के लिए फिर यहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसको हमें कितना होना पड़ेगा, 2 न्यूटन। तो जैसे जैसे हम अप्लाइड फोर्स को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे आपका फ्रिक्शनल फोर्स है वो भी आपका बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये है आपका, तो फ्रिक्शनल फोर्स भी आपका बढ़ रहा है। तो F की वैल्यू किसके बराबर है, P के बराबर। तो जैसे जैसे हम फोर्स को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे आपका फ्रिक्शनल फोर्स भी बढ़ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे फिर इसमें डेफिनेशन इसमें हम क्या लिखेंगे, द अपोजिंग फोर्स, इसकी डेफिनेशन होगी आपकी, द अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इनटू द प्ले when one body tends to move over the surface of another body but the actual motion has not started is called the static friction। यानी कि जब पहली बॉडी दूसरी बॉडी के सरफेस पे मूव करने की कोशिश करती है, फोर्स लगाते हैं हम, लेकिन फोर्स लगाने के बाद भी वो आपकी मूव नहीं करती है, तो उसको हम कैसे क्या कहते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन है वो आपका, ठीक है। तो जैसे भी अभी हमने बताया कि ये आपने बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है, और इसको आपने कितना फोर्स लगाया यहाँ पे, मान लो 2 न्यूटन का, ठीक है। तो 2 न्यूटन का फोर्स लगाने के बाद भी ये आपकी नहीं चल रही है, इसका मतलब लेफ़्ट साइड में आपका जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये कौन सा फ्रिक्शन होगा, इसको हम कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। तो जब तक ये आपका रेस्ट पोजीशन में बना रहेगा तब तक इस फ्रिक्शन का नाम क्या होगा, इस फ्रिक्शन F को हम क्या कहेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे फिर इसमें डेफिनेशन इसमें हम क्या लिखेंगे, द अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इनटू द प्ले व्हेन वन बॉडी टेंड्स टू मूव ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी बट द एक्चुअल मोशन हैज़ नॉट स्टार्टेड इज कॉल्ड द स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है।
तो यानी कि जब तक बॉडी पे आप फोर्स लगा रहे हो और उसको चलाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन वो बॉडी आपकी रेस्ट पोजीशन पे ही बनी है, फोर्स लगाने के बाद भी जब तक वो आपकी रेस्ट पोजीशन में रहती है, तो रेस्ट पोजीशन में जो उसका फोर्स और फ्रिक्शन होगा वो कौन सा फ्रिक्शन होगा, दैट इज़ ए स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो जब तक फोर्स यहाँ पे इस पे आपने फोर्स लगाया है, ठीक है, तो ये जो फ्रिक्शन होगा, तो ये जब पहली बॉडी दूसरी बॉडी के सरफेस पे आप उसको चलाने के लिए फ़ोर्स लगाते हो, लेकिन फ़ोर्स लगाने के बावजूद भी वो बॉडी आपकी रेस्ट पोजीशन पे रहती है। रेस्ट पोजीशन का मतलब स्टैटिक रहती है, तो स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट पोजीशन। तो उस टाइम पे जो आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन। यानी कि जब तक बॉडी वो आपकी चलती नहीं है, वो आपकी रेस्ट पोजीशन में रहती है, तो रेस्ट पोजीशन में जो उसका फ्रिक्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो ये इसमें स्टैटिक फ्रिक्शन था कि इट इज़ द फोर्स। स्टैटिक फ्रिक्शन एक आपका ऐसा फोर्स है जो कब रोल प्ले करता है, जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के सरफेस पे मूव करने की कोशिश करती है, बट द एक्चुअल मोशन हैज़ नॉट स्टार्टेड, लेकिन वो एक्चुअल में अभी चलना शुरू नहीं हुई है, वो अभी भी कौन सी पोजीशन में है, वो आपकी रेस्ट पोजीशन पे ही है। तो उस टाइम तक जब तक वो आपकी रेस्ट पोजीशन पे बनी रहेगी, उसके फ्रिक्शन को हम क्या कहेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन कहेंगे। तो स्टैटिक फ्रिक्शन डज नॉट एग्जिस्ट इटसेल्फ, तो स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो अपने आप से ही नहीं लगता। तो जैसे ही हम फोर्स को अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो व्हेन देयर इज़ नो अप्लाइड फोर्स, जब कोई फोर्स आप अप्लाई नहीं करते तो कोई भी स्टैटिक फ्रिक्शन वहाँ पे नहीं है। तो ये कब आएगा, जब आप इस पर कोई फोर्स अप्लाई करते हो, और जैसे ही हम फोर्स को अप्लाई करते रहेंगे तो जो आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो भी आपका बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो इसमें यही बताया गया है कि जैसे ये बॉडी है, ठीक है, तो इसको चलाने के लिए आपने जो फोर्स लगाया वो 1 न्यूटन का लगाया, तो इसको अपोज करने का जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है वो भी कितना होगा, आपका 1 न्यूटन का होगा। ठीक है, फिर आपने इसको 2 न्यूटन का कर दिया, तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो भी आपका कितना होगा, 2 न्यूटन हो गया। फिर आपने इसको 3 न्यूटन कर दिया और बॉडी अभी भी नहीं चल रही है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन आपका कितना हो जाएगा, 3 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि जो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन है वो आपका अप्लाइड फोर्स पे डिपेंड करता है, और अगर आप इस अप्लाइड फोर्स को हटा दो, ठीक है, तो अगर कोई भी आपका अप्लाइड फोर्स आपने यहीं नहीं लगाया, तो स्टैटिक फ्रिक्शन आपका जब आप अप्लाइड फोर्स लगाते हो तभी वो आपका आता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन। व्हेन वी इंक्रीज द अप्लाइड फोर्स, कि जब हम अप्लाइड फोर्स को बढ़ाते रहें और एक स्टेज आपकी ऐसी आ जाएगी, द बॉडी इज जस्ट एट द वर्ज ऑफ मूविंग ओवर द अदर सरफेस। ठीक है, तो इस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन को फिर हम क्या कहते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन। यानी कि पहले हमने फोर्स 1 न्यूटन लगाया तब भी वो बॉडी आपकी मूव नहीं की, फिर हमने 2 न्यूटन लगाया तब भी बॉडी मूव नहीं की, और जैसे ही हमने उस पर 3 न्यूटन का फोर्स लगाया वो एकदम से मूव करना स्टार्ट कर देती है। तो वो जो मैक्सिमम वैल्यू है स्टैटिक फ्रिक्शन की, उसी को ही हम क्या कहते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन कि जैसे ही हम अप्लाइड फोर्स को इंक्रीज़ करते रहते हैं, तो एक स्टेज आपकी ऐसी आती है जब बॉडी की जस्ट आपकी मूव करना शुरू कर देती है, मूव करने वाली होती है, जस्ट वो मैक्सिमम वैल्यू पे आपकी पहुंच जाती है, और अगर थोड़ा सा भी हम उसको हिलाएं डुलाएं तो वो आपकी चलना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, तो दैट स्टैटिक फ्रिक्शन जो होगा वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू को ही हम क्या कहते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। यानी कि ये स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन इज़ द maximum opposing force that comes into the play when one body is just at the verge of moving over the surface of other body। तो यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होती है वो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है जब पहली बॉडी दूसरे बॉडी के सरफेस पे जस्ट मूव करने ही वाली है, जस्ट मूव करने ही वाली है, तो उसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है, तो इसके बाद है फिर आपका कि जब वो बॉडी आपकी मूव कर जाती है, तो जब बॉडी आपकी मूव करने लगती है तो इसमें फिर क्या कि व्हेन वी इंक्रीज द अप्लाइड फोर्स बियॉन्ड द लिमिटिंग फ्रिक्शन, कि लिमिटिंग फ्रिक्शन के बाद भी अगर हम फोर्स को बढ़ाते जाएं तो बॉडी हमारी एक्चुअली में चलने लगी है। ठीक है, और जैसी बॉडी चलती है इसका मतलब ये नहीं है कि उसका फ्रिक्शन ख़त्म हो जाता है। इसके बाद फिर कौन सा फ्रिक्शन आपका
इसका मतलब ये नहीं है कि आपका फ्रिक्शन ख़त्म हो गया, इसका मतलब अब कौन सा फ्रिक्शन आ गया इस स्टेज में, अब आपका काइनेटिक फ्रिक्शन आ गया है और उसका दूसरा नाम होता है आपका डायनामिक फ्रिक्शन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन आपका तब आता है जब बॉडी आपकी एक्चुअल मूव करना स्टार्ट कर देती है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन और द डायनामिक फ्रिक्शन इज़ द अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इनटू द प्ले व्हेन वन बॉडी इज़ एक्चुअली मूविंग ओवर द सरफेस ऑफ अदर, यानी कि जब पहली बॉडी दूसरी बॉडी के सरफेस पे एक्चुअल में मूव कर रही है तो एक्चुअल मोशन में उसका जो फ्रिक्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन या फिर डायनामिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि जो इसमें अगर हमने देखा अभी कि सबसे पहले जो होता है आपका स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। ठीक है, तो अगर हम स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब क्या है कि अगर हम किसी भी बॉडी पे उसको चलाने के लिए फोर्स लगाते हैं और फोर्स लगाने के बाद वो बॉडी आपकी एकदम से नहीं चलती है, ठीक है, तो वो स्टैटिक फ्रिक्शन जो है उसको अपोज करता रहता है। ठीक है, तो ये आपका स्टैटिक फ्रिक्शन होगा जब एक बॉडी दूसरे बॉडी के सरफेस पे मूव करना चाहती है लेकिन वो एक्चुअल में मूव नहीं करती है। जब पहली बॉडी दूसरे सरफेस पे मूव नहीं करती है फोर्स लगाने के बावजूद भी, तो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन जो है इसको हम Fs से भी लिख सकते हैं। तो ये आपका स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। और जैसे हम फोर्स बढ़ाते जाएं और एक वैल्यू आपकी ऐसी आ जाएगी कि ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू है और ये बॉडी आपकी चलने वाली है, तो उसको हम कहते हैं फिर लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो ये आपका Fl हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जो हो जाएगी वो आपकी Fl यानी कि फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, और जैसे बॉडी आपकी चलना स्टार्ट कर देती है, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि फ्रिक्शन आपका ख़त्म हो गया, इसका मतलब अब आपका काइनेटिक फ्रिक्शन जो है वो आपका मोशन में है या डायनामिक फ्रिक्शन आपका मोशन में है। तो जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के सरफेस पे एक्चुअली मूव कर रही है, ठीक है, तो आपका कौन सा फ्रिक्शन होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। जब एक बॉडी दूसरे बॉडी के सरफेस पे एक्चुअल मूव करने की कोशिश करती है लेकिन वो कर नहीं रही होती है, तो कौन सा फ्रिक्शन होता है आपका, स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। तो इसमें फिर ये ग्राफ आपका बताया हुआ है। इस ग्राफ में अगर हम देखें तो ये इसमें आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस वाई एक्सिस पे आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है और एक्स एक्सिस पे आपका अप्लाइड फोर्स है। तो इसमें हमने देखा जैसे जैसे हम अप्लाइड फोर्स को बढ़ाते जाएंगे आपका जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, ठीक है, तो जैसे जैसे आप अप्लाइड फोर्स को बढ़ाते जा रहे हो तो आपका जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो आपका बढ़ता जा रहा है। ठीक है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपका बढ़ता जा रहा है। फिर आपका एक पॉइंट ऐसा आएगा तो यहाँ पे ये फोर्स आपका बढ़ता जा रहा है, यहाँ पे फोर्स आप बढ़ा रहे हो तो यहाँ पे मैं बना देती हूँ ऐसे, जैसे जैसे आप अप्लाइड फोर्स बढ़ा रहे हो तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी आपका बढ़ता जा रही है। कौन सा फ्रिक्शन है आपका, ये स्टैटिक फ्रिक्शन है। ठीक है, तो इसके बाद फिर आपकी लिमिटिंग वैल्यू आती है और लिमिटिंग वैल्यू के बाद जो फ्रिक्शन है वो थोड़ा कम हो जाता है और उसके बाद बॉडी आपकी मूव करना स्टार्ट कर देती है और वो आपकी काइनेटिक फ्रिक्शन में चेंज हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो था ये आपका स्टैटिक फ्रिक्शन है, इस रीज़न का जो ये पूरा होता है ये आपका स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है और ये वाला जो है ये आपका काइनेटिक फ्रिक्शन है। ठीक है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू जो होती है वो स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होती है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू जो है सबसे ज़्यादा होती है और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कम होती है। ठीक है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है वो आपकी कम होती है। तो इस ग्राफ में यही दिखाया गया है यहाँ पे कि सबसे पहले जैसे जैसे हम अप्लाइड फोर्स को बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे हमारा स्टैटिक फोर्स भी बढ़ता रहता है, फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन का फोर्स भी बढ़ता जाता है। फिर यहाँ पे उसकी लिमिटिंग वैल्यू आ जाती है, इस पॉइंट पे लिमिटिंग वैल्यू है, उसके बाद फ्रिक्शन जो है वो थोड़ा डिक्रीज़ हो जाता है और वो किस में चेंज हो जाता है आपका काइनेटिक फ्रिक्शन में, क्योंकि बॉडी आपकी दूसरे सरफेस पे मूव करना स्टार्ट कर देती है। तो ये आपका ग्राफ है यहाँ पे। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ से इसके लिमिटिंग फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू पता चलेगी, यहाँ से हमें फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की, और ये आपका काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए है। तो ये ग्राफ यहाँ पे बताया गया आपको। फिर आपका बताया गया कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन है दैट इज़ ऑलवेज स्लाइटली लेस देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन, क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन से उसके काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कम होती है। ठीक है, क्योंकि एक बार जब बॉडी आपकी चलना स्टार्ट कर देती है तो जो इनर्शिया ऑफ रेस्ट है वो एक्चुअल में ख़त्म हो जाता है और बॉडी जब आपकी चलना स्टार्ट कर देती है तो इरेगुलरिटीज़ को आपस में लॉक होने के लिए बहुत ही कम टाइम मिलता है, इसीलिए वो जो फ्रिक्शन है आपका कम हो जाता है। इसके बाद जो डायनामिक फ्रिक्शन है वो आपका दो टाइप का होता है। ठीक है,
तो जो डायनामिक फ्रिक्शन है वो आपका 2 टाइप्स का होता है। नंबर 1 इज़ द स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड नंबर 2 इज़ द रोलिंग फ्रिक्शन। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन में क्या आता है कि जब आपकी एक बॉडी दूसरे बॉडी पे, जैसे कि ये ग्राउंड है, अगर आप इसको, ये बॉक्स है, अगर आप इस बॉक्स को ऐसे धक्का दे रहे हो तो ये इस पर खिसक रही है, इसी को ही हम क्या कहते हैं, स्लाइडिंग। तो ये बॉक्स आपका इस पर खिसक रहा है तो इसको हम कहेंगे कि ये क्या कर रहा है, ये इस पर स्लाइड कर रहा है, ठीक है। तो इसका जो फ्रिक्शन होगा उसको हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहेंगे। और रोलिंग फ्रिक्शन में आपका क्या होगा, रोलिंग फ्रिक्शन का मतलब है कि अगर ये आपका ग्राउंड है और इस पर जो आपका व्हील होता है या जो आपका टायर होता है, जब वो आपका रोल करता है, रोल का मतलब हम इसको कहते हैं लुढ़कना, भी हम इसको बोल सकते हैं। रोल का मतलब होता है लुढ़कना। जब हम ग्राउंड पे बॉल को किक करते हैं तो वो आपकी लुढ़कने लगती है, तो इसका मतलब वो क्या कर रही है आपकी, उसके मोशन को हम क्या कहते हैं, रोलिंग मोशन। तो ऐसी जो व्हील है, जो टायर है, गाड़ी का जो व्हील है, जो टायर है, इन सब का मोशन भी क्या होता है, रोलिंग मोशन होता है। और जो रोलिंग मोशन की जो रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है, वो उसका जो फ्रिक्शन होता है वो सबसे कम होता है। तो डायनामिक फ्रिक्शन हमने देखा कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो भी आपका 2 टाइप का होता है, ठीक है। तो सबसे पहले है स्लाइडिंग। तो स्लाइडिंग का मतलब कि एक्चुअल में बॉडी आपकी स्लाइड कर रही है। तो स्लाइडिंग का मतलब होता है कि एक बॉडी अगर दो, इस बॉक्स को हम धक्का दें तो ये आपकी, जैसे कि टेबल पे, ठीक है, किताब रखी है, तो टेबल पे जो किताब है उसको खिसकाने के लिए, मान लो कि ये टेबल पे किताब रखी हुई है, तो इस किताब को अगर हमें धक्का मारना है तो हम इस पे फोर्स लगाएंगे, अपने हाथ से धक्का मारेंगे तो किताब जो है आपकी ऐसे स्लाइड करना स्टार्ट कर देगी। तो इसके मोशन को हम क्या कहेंगे, स्लाइडिंग मोशन। और उस टाइम पे जो इसके मोशन में फ्रिक्शन होगा उसको हम क्या कहेंगे, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इनटू द प्ले व्हेन वन बॉडी इज स्लाइडिंग ओवर द सरफेस ऑफ अदर बॉडी इज कॉल्ड द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है। जब पहली बॉडी दूसरी बॉडी के सरफेस पे स्लाइड करती है तो जो फ्रिक्शन होगा उसको हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं। जैसे कि हम किसी भी टेबल पे किताब को अगर चलाने की कोशिश करें, टेबल पे अगर किताब रखी है उसको हमें धक्का देना है तो उसको हम स्लाइडिंग मोशन बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद है आपका रोलिंग फ्रिक्शन कि द अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इनटू द प्ले व्हेन वन बॉडी एक्चुअली रोल्स ओवर द अदर बॉडी। तो अभी मैंने बताया आपको कि जैसे ये ग्राउंड है, इस पर अगर आपकी गाड़ी का टायर चल रहा है या बॉल आपकी रोल कर रही है, तो ये जो टायर है और ये जो बॉल है, इनका मोशन आपका कैसा होता है, रोलिंग फ्रिक्शन होता है, ठीक है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के रोलिंग मोशन के दौरान जो फ्रिक्शन होगा उसी को ही हम रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा कि जो आपका फ्रिक्शन होता है वो क्या होता है, ठीक है। इस वीडियो में हमने देखा कि जो आपका फ्रिक्शन होता है वो क्या होता है, ठीक है। तो इसमें हमने देखा कि जब पहली बॉडी दूसरी बॉडी के सरफेस पे मूव करने की कोशिश करती है तो जो अपोजिंग फोर्स होता है, मोशन के अपोजिंग फोर्स, वो आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है। फिर हमने कुछ एग्जांपल्स देखे कि वो इनविजिबल फोर्स है जो कि मोशन को अपोज करने की कोशिश करता है, उसको हम फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। फिर हमने देखा कि फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा हमारा फ्रिक्शनल फोर्स हमारा तभी आता है जब पहले एक बॉडी दूसरे बॉडी के सरफेस पे मूव करने की कोशिश करती है, और ये हमेशा दो बॉडीज़ के कॉन्टैक्ट सरफेस पे ही डिपेंड करता है और उनके रिलेटिव मोशन को अपोज करने की कोशिश करता है। फिर हमने देखा ओरिजिन ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन। इसमें हमने ओल्ड व्यू देखा कि ओल्ड व्यू ने बताया कि जो हमारा जो किसी भी बॉडी का सरफेस होता है वो कोई भी स्मूथ सरफेस नहीं होता, उनमें बहुत सारी इरेगुलरिटीज़ होती हैं और एक सरफेस की इरेगुलरिटी दूसरे सरफेस की इरेगुलरिटीज़ में इंटरलॉक हो जाती है। और इसका मतलब जब हम एक बॉडी को दूसरे बॉडी के सरफेस पे चलाना चाहते हैं तो हमें फोर्स लगाना पड़ेगा और ये अप्लाइड फोर्स जो होगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बराबर होगा। लेकिन इसमें क्या लिमिटेशन थी कि इस केस में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन था वो आपका एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन मॉडर्न व्यू ने बताया कि जो आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है वो एक्चुअल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे फोर्स ऑफ एडिशन पे डिपेंड करता है, यानी कि जो एक्चुअल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है वहाँ पे जो अलग अलग सब्सटेंसेस के जो दो सरफेसेस के मॉलिक्यूल जो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से वो जो आपके उन पॉइंट पे हाई प्रेशर लगता है जिसको हम एडहेसिव प्रेशर कहते हैं, और वो जो पॉइंट आपके जुड़ जाते हैं, जैसे वेल्डिंग में पॉइंट आपके जुड़ जाते हैं ऐसे ये पॉइंट आपके वेल्ड हो जाते हैं जिसको हम कोल्ड वेल्डेड कहते हैं। तो यानी कि जब एक बॉडी को दूसरे बॉडी पे मूव कराना पड़ेगा तो इन वेल्डिंग्स को हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा और ये इसके फ्रिक्शन का रीज़न होता है,
तो मॉडर्न व्यू ने फिर बताया कि जो आपका फ्रिक्शनल फोर्स है वो आपका इंडिपेंडेंट होता है एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट में, यानी कि अगर हम एरिया बढ़ाते हैं तो जो फोर्स ऑफ एडिशन है वो भी उतनी अमाउंट में बढ़ जाएगा, तो उसका जो प्रेशर है वो आपका सेम रहेगा। फिर हमने देखा कि जो आपके फ्रिक्शन है वो दो टाइप्स के होते हैं, एक्सटर्नल फ्रिक्शन एंड इंटरनल फ्रिक्शन। तो एक्सटर्नल फ्रिक्शन में हमने देखा कि आपका कॉन्टैक्ट फ्रिक्शन होता है, जब दो बॉडीज़ आपकी कॉन्टैक्ट में मूव करती हैं तो वो एक्सटर्नल फ्रिक्शन होगा। और इंटरनल फ्रिक्शन में हमने देखा कि जो आपकी वाटर की जो अलग अलग लेयर्स में या लिक्विड की जो अलग अलग लेयर्स में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है उसको हम विस्कोसिटी कहते हैं। फिर हमने देखा जो एक्सटर्नल फ्रिक्शन है ये आपका 3 टाइप्स का होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन हमने देखा कि ये आपका एक ऐसा अपोजिंग फोर्स है कि जब पहली बॉडी दूसरे बॉडी के सरफेस पे मूव करने की कोशिश करती है लेकिन वो मूव नहीं कर पाती है, तो उस केस में जो फ्रिक्शन होगा वो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है और स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है। और अगर फिर भी हम फोर्स को बढ़ाते रहें, ठीक है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो आपकी लिमिटिंग फ्रिक्शन होती है, और जब बॉडी आपकी मूव करना स्टार्ट कर देती है तो वो आपका काइनेटिक फ्रिक्शन होता है। तो यहाँ पे दिया गया है कि द अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले when one body tends to move over the surface of other but actual motion has not started, कि जब एक्चुअल मोशन आपका स्टार्ट नहीं होता उस केस में जो फ्रिक्शन होता है वो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। इसके बाद फिर हमने लिमिटिंग फ्रिक्शन बताया कि ये आपका मैक्सिमम लिमिटिंग वैल्यू होती है कि जब एकदम वो बॉडी दूसरे सरफेस पे जस्ट मूव करने ही वाली है तो उसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। और जब बॉडी आपकी एक्चुअल में मूव कर रही होती है तो उसको हम काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं या डायनामिक फ्रिक्शन कहते हैं। फिर हमने देखा कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है वो फिर हमने देखा इस ग्राफ के बारे में। तो इस ग्राफ में हमने देखा कि जैसे जैसे हम अप्लाइड फोर्स को बढ़ाते जाएंगे स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ता जाएगा, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू आ जाती है उस मैक्सिमम वैल्यू को हम लिमिटिंग वैल्यू कहते हैं। और उसके बाद जो है उसके बाद जो फ्रिक्शन की वैल्यू डिक्रीज़ हो जाती है और फ्रिक्शन आपका काइनेटिक फ्रिक्शन में चेंज हो जाता है। ये ग्राफ फिर हमने देखा यहाँ पे। तो इसके बाद हमने देखा कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन है इसकी वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होती है। फिर हमने देखा कि जो आपका डायनामिक फ्रिक्शन है ये आपका 2 टाइप्स का होता है, या काइनेटिक फ्रिक्शन 2 टाइप्स का होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन या फिर रोलिंग फ्रिक्शन। यानी कि टेबल पे अगर आप बुक को धक्का मार के चलाने की कोशिश करो तो ये उसके सरफेस पे स्लाइड करती है, तो इसमें जो फ्रिक्शन होगा वो आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगा। और अगर आप यहाँ पे कोई टायर चलाने की कोशिश कर रहे हो या व्हील को चलाने की कोशिश कर रहे हो तो ये आपका कैसा मोशन होगा, रोलिंग मोशन होगा। तो रोलिंग मोशन में जो फ्रिक्शन है उसको हम रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं, और स्लाइडिंग मोशन में जो फ्रिक्शन है उसको हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं। थैंक यू।